होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एक बेसिक सा फ़र्क होता है और हमारे लिए वो सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो SSUP होते हैं, स्ट्रेंज, रेयर, पेक्यूलियर एंड अनकॉमन सिम्टम्स। हम लीक से हट के थोड़ा चलते हैं, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे लिए वो सिम्टम इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं जो जनरली होते हैं। मेरे पास अभिनव बाबू बहुत दूर से गाजीपुर से आए हैं अपनी यूरिन वाली कंप्लेंट के इलाज के लिए। जब एक डॉक्टर मैच्योर हो जाता है, चाहे एक डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो वो एक्सपीरियंस उसके लिए कई बार अच्छा काम करता है और कई बार गलत काम भी करता है। एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता है और आप प्रोविजनल डायग्नोसिस बहुत जल्दी बना लेते हैं, जबकि होम्योपैथी ये बोलती है कि जब तक आप कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ना बनाइए तब तक आगे ना चलिए। जैसे अभिनव बाबू के भी केस में हुआ कि बीमारी की वजह से धीरे धीरे इनका वेट कम होता रहा और भाई एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, यदि कोई यूरोलॉजिस्ट चाहे कोई एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ये बोलता है कि इनके यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, दैट में भी ट्यूबरकुलर, ब्लैडर में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, चाहे यूरेथ्रा में ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, तो हमें दिक्कत क्या है भाई, हम एक यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी ना करवा लें। कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट यदि बताती है कि माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है, दैट्स मीन उसे टीबी की दवा पे डाल देना चाहिए, टीटी की। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इनके साथ जो स्पेशलाइज्ड बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग थे, इन्होंने बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एटीटी पे डाल दिए। एटीटी पे डालने के बाद से जो यूरिनरी कंप्लेन थी वो तो थी ही, उसके अलावा कुछ नई कंप्लेन हो गई और ये एक हफ्ते भी झेल नहीं पाए। अल्टीमेटली इन्होंने दो बार दवाइयों को विड्रॉ कर दिया। टीबी की दवाइयाँ जब भी शुरू होनी चाहिए सडनली विड्रॉ नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द एटीटी ट्रीटमेंट, बिफोर दैट यू हैव टू कन्फर्म फ्रॉम डिफरेंट मोड। 2 से 3 तरीके आप अडॉप्ट करिए। पहले कंफर्म करिए इट इज़ अ माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, आफ्टर देन यू हैव टू स्टार्ट द एटीटी, अदरवाइज डोंट स्टार्ट दैट, क्योंकि आगे चल के वो MDR का केस बन जाएगा। खैर, अपनी दिक्कत के बारे में अभिनव से पहले पूछते हैं, तब हम आपको कंक्लूजन बताते हैं कि ऐसा गड़बड़ क्यों होता है और इस गड़बड़ से हम बच कैसे सकते हैं। बेटा, अपनी पहले दिक्कत के बारे में बताओ बेटा। वेरी फर्स्ट टाइम कब से आप इस दिक्कत से परेशान हैं और क्या परेशानी है आपको? सर 2011 से हम परेशान हैं। 2011 में क्या दिक्कत हुई बेटा आपको? सर पेशाब मैंने लेट से होने लगा, मैंने जैसे जाते थे पेशाब करने के लिए तो देर लगती थी। ठीक है, इस बच्चे को, ये बच्चा न बस से आ सकता है न ट्रेन से आ सकता है। ये गाजीपुर हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और ये अपनी बाइक से ड्राइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको हर 2-2, 4-4, 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे यूरिन लगती है। तो ऐसे कंडीशन में न आदमी काम कर पाएगा, न आदमी कहीं जा पाएगा, न कहीं आ पाएगा। और इसके लिए इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं अपना बंद किया। अपने इनसे पूछता हूँ मैं कितने लोगों से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और टिल नाउ नॉट अ सिग्निफिकेंट रिलीफ। उसके बाद हम बताते हैं कि उसमें क्या करना था। हाँ बेटा, कहाँ इलाज करवाया आपने? सर मैं PGI गया था। ठीक है। भिल्लोर के GMC में, CMC जी। ठीक है। फिर BHU में भी मैं दिखाया। ठीक है। फिर KGMC के दिवाकर दलेला थे, उनको भी दिखाया सर। अपनी तरफ से इस बच्चे में ने कोई कमी नहीं छोड़ी है एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। इस बात को हमने इनसे क्यों पूछा और हम आपसे क्यों शेयर कर रहे हैं। हर एक पैथी की एक लिमिटेशन होती है। जैसे एलोपैथी में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो जो लोकल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेगा वही PGI भी फॉलो करेगा, वही CMC वेल्लोर, वही AIMS भी फॉलो करेगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती एलोपैथी में। दवाइयाँ थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं लेकिन जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वो चेंज नहीं होती। प्रोसीजर सेम्स रहते हैं। थोड़ा सा मेडिसिन में आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि यदि इस बच्चे को ढेर सारे ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिला तो क्यों नहीं एलोपैथिक डॉक्टरों ने बोला कि अल्टरनेटिव मोड ऑफ मेडिसिन भी आप चूज़ कर लीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग एलोपैथी को इतना सुपीरियर मान लेते हैं कि उसका इलाज करते करते हम मर जाएंगे। लेकिन क्या मजाल है कि कोई डॉक्टर रिकमेंड कर दे मरीज़ को कि सेफ हैंड में भाई तुम ये भी ले लो और वो भी ले लो। क्या कोई इसमें हर्ज है? और यदि वन वर्ड पूछा जाए तो क्या चीज़ें सही हो रही हैं एलोपैथी में? सब मैनेजमेंट मोड में ही तो चल रहा है। मैं एलोपैथी की बुराई नहीं बोला, एक्सीडेंटल केसेस बेचारे वही मैनेज करते हैं, लाइफ थ्रेटेंड प्रोसेस को वही मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी क्रॉनिक डिजीज़ के केसेस में यदि हम होम्योपैथी चाहे आयुर्वेदा का सहारा ले लें तो इसमें बुरा क्या है? और वाई दे आर नॉट रिकमेंडिंग टू। मरीज़ को झेला दीजिए, मरीज़ को सूली पर लटका दीजिए, मार दीजिए, लेकिन हम दूसरे का सहारा नहीं लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस में 50% पेशेंट को मैं एलोपैथी में रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो जब मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कौन सी अहम बनी हुई है कि हम ही सब कुछ जानते हैं बाकी कोई नहीं जानता है? ये सबसे बड़ा गलत काम है।
इस बच्चे के केस में नॉमिनल तरीके की दवाइयों से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। मैं आगे की वीडियो में भी आपको अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में। जो सबसे बड़ी दिक्कत है और इस वीडियो को शेयर करने का जो मेरा मेन मोटो है वो यही है, जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बना के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप अंधेरे में इलाज क्यों करते हैं? और ये गलती बड़े बड़े डॉक्टरों से होती है। हम उस गलती को क्यों नहीं सुधार, हम क्यों अपने दिमाग में बनाए हुए हैं कि इनफर्टिलिटी का केस है, सारी चीज़ें करने के बाद से नहीं सही हुआ तो हम ATT पे डाल देंगे रिस्पॉन्स कर। लिटरेचर में भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि 10% केसेस में रिस्पॉन्स आ जाता है, 20 में रिस्पॉन्स, बाकी 80% केसेस तो ख़राब होते हैं। तो वो 20 के आगे हम 80% केसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दें या फिर 20 के बिहाफ पे 80 को हम सूली पे लटका दें? ज़रूरी यह है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड न किया जाए। हमारा एक्सपीरियंस जो चाहे वो कहता है। इसीलिए होम्योपैथी में हर एक केस नया होता है और हम 15 साल की प्रैक्टिस के बावजूद भी हम अपने आप को वहीं पाते हैं जहां आज से 15 साल पहले थे। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एंड अनप्रेजुडाइज्ड डॉक्टर सबसे अच्छा होता है। आपका एक्सपीरियंस आपके मरीज की प्रोग्नोसिस पे भारी पड़ने लगता है। सो दैट्स वाई आप ऐसे काम ना करिए। दिस इज़ अ मैसेज टू द दोज स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो कि ये समझ लेते हैं कि हमने कर दिया और हमने ऐसा किया तो सब कुछ हो जाएगा, उसमें दूसरे की हेल्प ले लिया करिए। यही वजह है कि जिसकी वजह से एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी आज की डेट में आयुष डिपार्टमेंट खोला जा रहा है कि जहाँ उनकी हेल्प की ज़रूरत हो उनकी हेल्प ले लिया जाए। हो सकता है डूबते को तिनके का सहारा, वो थोड़ा सा मेडिकल इंटरवेंशन हो जो उस मरीज़ को ट्रैक पे ला दे। और क्रॉनिक डिजीज़ के केस में होम्योपैथी से बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता है। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, इन तीनों चीज़ों को में मिरेकल होते हैं। अब नहीं समझ में आता तो हम टाइम पे आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।